एक यूपी बोर्ड का सर बच्चा होता है, वो डरता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं फौज में अफसर नहीं बन पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, प्राइमरी स्कूल में उनकी एजुकेशन हुई है, वो इवन हिंदी में भी बात करने में बहुत हिचकते हैं, डरते हैं। वो भी ये सोचते हैं यार वो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे होते हैं, मिलिट्री स्कूल के बच्चे होते हैं, सैनिक स्कूल के बच्चे होते हैं, तो उनके सामने मैं कैसे मुकाबला कर पाऊंगा। तो एक कन्फ्यूजन जो सबसे बड़ा है बच्चों के दिमाग में कि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ और हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो सर उसके लिए एक एसेसर किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, और क्या उस बच्चे को सर एनडीए या डिफेंस फोर्सेस के लिए ट्राई करना चाहिए, क्या वो अफसर बन सकता है या नहीं। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपका सपना है डिफेंस में ऑफिसर बनने का, तो ये वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनने की, तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और आज वो सारे डाउट्स आपकी तरफ से मैं पूछने वाला हूं हमारे ऑनरेबल कमांडेंट योगेश दत्ता सर से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा आप सभी जानते हैं, इंडिया के नंबर 1 लीडिंग आप ये कह लीजिए जो साइकोलॉजिस्ट है सर, और सर का परिचय तो आप सब पहले से जान चुके हैं, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपने देखा है। और बस हम इतना ही सर आपको धन्यवाद देंगे कि आप इन यंग माइंड्स को एक बेहतर पाथ दे रहे हैं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में। थैंक यू। तो सर कुछ बच्चों के सवाल हैं वो मैं पूछूंगा, और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कि किस प्रकार से अभी आपने टेस्टिंग में देखा हुआ है कि कैसा कैडेट हमारे पास आता है। एक यूपी बोर्ड का सर बच्चा होता है, वो डरता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं फौज में अफसर नहीं बन पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, प्राइमरी स्कूल में उनकी एजुकेशन हुई है, वो इवन हिंदी में भी बात करने में बहुत हिचकते हैं, डरते हैं। वो भी ये सोचते हैं यार वो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे होते हैं, मिलिट्री स्कूल के बच्चे होते हैं, सैनिक स्कूल के बच्चे होते हैं, तो उनके सामने मैं कैसे मुकाबला कर पाऊंगा। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। वो अपनी तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन सर अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप जैसे जाबाज अफसर जिन्होंने देश की भी सेवा करी है, फिर टेस्टिंग बोर्ड्स में रहे हैं जहां पर प्रॉपर बच्चों को एसेस किए हैं कि भाई ऐसा माइंडसेट का बच्चा हमें चाहिए। तो सर पहली चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, सर सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को अपना आशीर्वाद दें और थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। ओके, थैंक्स मिस्टर गुलाब सिंह, द डायरेक्टर ऑफ वॉरियर डिफेंस एकेडमी, कि मुझे एक मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म में कि मैं आपके समक्ष आऊँ और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, और या मेरे जो व्यू पॉइंट्स हैं आपके सामने रखूँ, और ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करें। और जैसे आपने गुलाब साहब ने मुझे बताया कि मेरा इंट्रोडक्शन, myself Commandant Yogesh Datta. I've retired from Indian Coast Guard after about 26 years of service, and as I'm a qualified from DIP as a psychologist way back in 2008, and since then मैं इस सिस्टम में, इस असेसमेंट में बहुत ही ग्रॉसली इन्वॉल्व रह चुका हूँ। माइट बी अबाउट 2000 प्लस मैंने लाइव टॉसेस किए होंगे, और अनगिनत मतलब कि कुछ हज़ारों मैंने असेसमेंट्स किए होंगे, और मैंने ट्रेनिंग दिया और लोगों को। तो मैंने बहुत कुछ देखा है। जैसे आपका क्वेश्चन रहा है कि उस क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर मैं एक आंसर करूंगा बहुत ही एक लॉजिकल वे से, कि जो आते हैं, जो कैंडिडेट्स आते हैं, जो एस्पिरेंट्स आते हैं, स्पेशली फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, और जिनकी स्पेशली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द OLQ जो हमारे SSB में होती है, जिससे बोलते हैं पावर एक्सप्रेशन, जिसमें ज़्यादा फोकस रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसका सबसे बड़ा डिबैकल बोल सकते हैं, उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसका सबसे बड़ा जो हैंडीकैप है, वो लैंग्वेज ही होता है। तो क्या वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट अपने आप को परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता? तो इसका मैं जवाब दूंगा। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन, एंड एज वी प्रोग्रेस, as the questions arises, I'll keep on answering these questions. Thank you गुलाब, सर। मैं सर सबसे पहला सवाल जो पूछूंगा, और जहाँ तक मैंने भी सुना है सर, कि यूपी और बिहार के लगभग फौज में 60% ऑफिसर्स हैं, क्या ये बात सच है सर? हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला है कि लार्ज कंपोजिशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो यूपी से करते हैं, बिहार से करते हैं, श्योर। और ये भी बात सच है सर, यूपी और बिहार के जो बच्चों की मदर टंग है,
या बेसिक कह लीजिए एक बचपन में पलना शुरू करता है बच्चा, वो हिंदी से शुरुआत करता है। कितना भी अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा हो, वो हिंदी से ही सब चीज़ें सीखना शुरू करता है। तो एक कन्फ्यूजन जो सबसे बड़ा है बच्चों के दिमाग में कि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ और हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, तो सर उसके लिए एक एसेसर किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, और क्या उस बच्चे को सर एनडीए या डिफेंस फोर्सेस के लिए ट्राई करना चाहिए, क्या वो अफसर बन सकता है या नहीं? सही सवाल है, और शायद ये सवाल हमारे बहुत सारे जो यंग माइंड है, यंग स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ यूपी, बिहार, इवन हरियाणा ऑल्सो, एंड रूरल बैकग्राउंड फ्रॉम द राजस्थान, वह जहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक इशू रहा है विद रिस्पेक्ट टू देयर। आई डोंट वांट टू से कि मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये हमें सीखना चाहिए, बट यस, क्योंकि मीडियम जो रहा है ऐसे विलेजेस में, स्कूल्स में, टाउन्स के जो स्कूल्स रहे हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहे हैं, तो वहाँ पे हिंदी मीडियम रहा है। और हिंदी मीडियम के चक्कर में ऐसा रहा है कि उनके पीयर के समय जैसे आप जैसे ग्रो अप करते हैं, जैसे आप ग्रूमिंग होती है, तो जो लैंग्वेज जो हम वहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो हिंदी रहती है। सो इंग्लिश लैंग्वेज को जल्दी ना अडॉप्ट किया गया है, और ना उसने उस चीज़ को उस समय अपने कोई एफर्ट डाली थी कि उसे हम ले सके एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन में। तो जब आफ्टर हिज 10th क्लास, इवन दाउ जब हम देखते हैं कि अपने बोर्ड में वो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर उसने शायद इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है तो थोड़ा सा कम लेता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हेन ही प्रोग्रेस टू 12th क्लास एंड ही मूव्स टू, जब वो एसएसबी के लिए ट्राई करता है, तो सबसे बड़ा हैंडीकैप, जो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी वो फेस करता है, वो ये है कि उसका लैंग्वेज, कि उसके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं लेकिन वो शायद नहीं बयां कर सकता है, या वो बोल रहा होता है और वो ऐसी ब्रोकन लैंग्वेज में बोल रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज में, शायद जो कन्वे करना चाहता है वो हमारी समझ में नहीं आता है, और इट माइट अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। पर हम इसलिए हम बोलते हैं कि एक जब टेस्टिंग मोड होता है, जब हमारा एक स्टेज 1 होता है कि यस, अगर आपको लगता है कि अगर आप स्टकअप हो रहे हैं अपने नरेशन में, तो आप इंग्लिश हिंदी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आप नहीं आगे बढ़ पा रहे तो आप यू कैन यूज़ हिंदी लैंग्वेज कंटिन्यूसली, कपल ऑफ लाइन्स आप बोल सकते। बट यस, आप जितना हो सके उस समय आप नरेशन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ये हम असिस्टेंस ले देते हैं कि शायद उसका जो स्टोरी है, उसका स्टोरी में बहुत अच्छे आइडियाज़ होंगे, बहुत हाई लेवल आइडिया होगा, और वो हमें पता लगे और उसके आइडिया के बेसिस में हम उसे ले सकते हैं। पर ये हम एनडीए को थोड़ा बहुत देते हैं लीवे कि अगर उसकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है एनडीए का वो अबाउट 3 साल का होता है, और बहुत समय होता है कि जब उसकी ग्रूमिंग हो रही होती है, उस समय अगर उसकी बेसिक लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा इक्वल एबल टू कम्युनिकेट अगर थोड़ा सा कर भी लेता है, तो फिर भी वो एनडीए में आने के बाद में उस प्रोसेस में आके, ट्रेनिंग में आके धीरे धीरे वो इंग्लिश पिकअप कर ही लेगा। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं जो यूपी हैं, आई डोंट वांट टू से यूपी बोर्ड और समथिंग, बिकॉज क्या होता है कि कहीं के यूपी बोर्ड में दिया जाता है फैसिलिटी, बात है कि वो बैकग्राउंड से जो आए, जिस रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनके अपने पीयर ग्रुप में ऐसे रहा है कि उन्हें कभी ऐसा मौका मिला नहीं है कि जहाँ पे वो इंग्लिश बोल सकें। सो मैं उन्हें एक सजेशन दे सकता हूँ कि जब आप 9th क्लास 10th क्लास में आते हैं तो आप एटलीस्ट वर्क कीजिए अपने लैंग्वेज में, एक आधा किताब पढ़िए, एक आधा इंग्लिश लैंग्वेज की न्यूज़पेपर, इंग्लिश डेलीज पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, और अगर आप हो सके, जितना हो सके, जब भी जो न्यूज़ चैनल होते हैं, इंग्लिश न्यूज़ जो होते हैं, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, अगर आप उसको सुनेंगे भी तो आप अपने उस लैंग्वेज को हिंदी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज जब भी कोई एक न्यूज़ चैनल इवन इंग्लिश चलता भी है तो वो दोनों लैंग्वेज में बोलते हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो ऐसा पक्का हुआ होगा कि आप उसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, और वो इंग्लिश पार्ट जो वो कह रहे हैं आप उससे आपको सीख सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन ये है कि हैंडीकैप ज़रूर, मतलब कि डिफ़िकल्टी ज़रूर है, और एक बहुत बड़ा एक पावर ऑफ कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ एक हैंडीकैप है। बट येस, आप अगर अपना एफर्ट डालेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज पिकअप कर सकते हैं। एंड नो डाउट अबाउट इट, जो एनडीए के लिए करते हैं, जो टीएस के लिए करते हैं, लैंग्वेज जाओ उसकी रिस्ट्रिक्टेड ज़रूर है, पर उसके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, उसके एकेडमिक स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, और वो परफॉर्म कर रहा है बाकी टास्क में, जैसे G2 में और इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके जो अपने नॉलेज है वो आराम से वो अच्छे तरह से बता पा रहा है, इवन इन हिंदी कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, तो उसके अच्छे चांसेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई चांसेस नहीं है, बट येस, नो डाउट अबाउट इट, इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको भूलना ही नहीं है।
ज़रूर नहीं कि आपको बहुत ही फ्लुएंटली बोलना है कि जैसे बहुत सारे बड़े अच्छे टीवी चैनलिस्ट या बहुत सारे टेकटॉक्स बोलते हैं, बट आपको इतना बोलना है कि आप कन्वे कर सकें कि आप टूटी फूटी में कि आप किस चीज़ को कहना क्या जाते हैं, चाहे वो लेक्चरेट हो गया, चाहे आपकी मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होगी GTU में, चाहे आपके जो टेस्टिंग प्रोसेस जो आपके जो साइकोलॉजी होता है लिख पा सके, बेसिक लैंग्वेज में परफॉर्म कर सके, उतना ही चाहिए। ठीक है। एक और बहुत सारे मिथ्स हैं जो फैले हुए हैं, हालांकि मेरे स्तर से जो बताए जाते हैं वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं ऑथेंटिसिटी उसमें कम है, क्योंकि सर मैं टेस्टिंग प्रोसीजर में नहीं रहा और ना ही मैंने देश की सेवा करी फौज ज्वाइन करके। आप फौज को ज्वाइन करके देश की सेवा भी की है, बहुत सारे अफसर से आप मिले हैं, देन खुद आप टेस्टिंग प्रोसीजर में रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बोर्ड्स का इफेक्ट पड़ता है सिलेक्शन प्रोसीजर पे, यूपी बोर्ड का है तो ऐसा देखते हैं, MP बोर्ड का है तो ऐसा है, CBSE बोर्ड का है तो उनके दिमाग में अच्छे बच्चे का दिमाग में आता है, ISC बोर्ड का है तो कुछ अलग है। क्या ऐसा होता है सर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई देयर इज़ नो डिमार्केशन और नो डिफ्रेंसिएशन। मतलब किसी भी एंगल से किसी भी बोर्ड को एक बायस रेट से नहीं देखा जाता है, उससे बस देखा जाता है कि उसने अपने 10th क्लास के मार्क्स में कितने अच्छे स्कोर किए हैं, 12th क्लास के मार्क्स में कितने अच्छे स्कोर किए हैं, और उसी बेसिस में, उसी परफॉर्मेंस के बेसिस में, उसी प्लेटफॉर्म पे देखा, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड का हो, चाहे हरियाणा बोर्ड का हो, मार्क्स देखा जाता है। बिकॉज जो भी बोर्ड है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और वो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं एक बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल, बहुत ही हाईली रिवर्ड इंस्टीट्यूट है। इनके जो बड़े बड़े चेयरमैन होते हैं तो इनके जो होते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस भी बहुत ही एक हाई लेवल की होती है। बस लैंग्वेज अलग होता होगा वहाँ पे, बस, और दैट्स द डिफरेंस, वो लैंग्वेज में होगा। बट लेकिन जो करिकुलम है और जो बेसिकली जो स्टडी में जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज फ़र्क होता है। तो और मैं आपको सही बता सकता हूँ कि बहुत सारे हैं जो यूपी बोर्ड से हैं और जो बहुत सारे बिहार बोर्ड से हैं, इनकी गणित बहुत शार्प रहती है, नो डाउट अबाउट इट। इनकी मैथमेटिक्स इज सुपर्ब। अब उनके जो मेंटल कैलकुलेशन की जो एबिलिटीज़ हैं, बाकी मुझे लगता है बाकी जगह से तो बहुत अच्छी है, जी। कोई इसके कोई दो राय नहीं है। जब भी उन्हें कोई एक सिचुएशन प्रेजेंट किया जाता है, जब भी इंटरव्यू में और कोई मेंटल कैलकुलेशन बताया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बहुत जल्दी आंसर करते हैं क्योंकि उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, उनकी गणित बहुत अच्छी होती है। सो इससे एक लैंग्वेज ही एक छोटा सा हैंडीकैप उसी के लिए कि अगर किसी एक एस्पायरेंट ने, एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे बहुत बड़ा एक इम्पॉसिबल टास्क है, ह्यूमंगस टास्क है, तो फिर गलत सोच रहा है। आपका सिर्फ एक ही जो ड्रॉबैक आ रहा है वो है आपका एक लैंग्वेज, और जो कि अगर आप रेगुलरली, अगर हर दिन प्रतिदिन 2 घंटा भी अगर उस लैंग्वेज में आप थोड़ा सा अपने को डिवोट करते हैं, पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं न्यूज़ को, उसको आप फिर लिख लेते हैं, लिखने की आदत डालिए। लिखने की आदत मतलब 2 घंटा हर दिन, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, और नियरली एटलीस्ट 20-25 पन्ने लिखने की आदत डालिए। क्योंकि आप प्रिपेयर करते हो तो आप, जैसे आपने लेक्चर का कोई टॉपिक देखा है, देखने के बाद में आपने उसको मेमोराइज़ किया है, तो आप उसको लिखिए, एक रजिस्टर बनाइए, लिखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए। उससे 2-4 चीज़ें होती है। पहली बात तो है कि आपको एक मेंटल स्टेमिना बढ़ जाता है, एक फिजिकल स्टेमिना बढ़ जाता है एक चीज़ लिखने की, क्योंकि बहुत लोगों के बच्चों में एक इश्यू है, अभी भी लिखने की आदत नहीं है, तो लिखने की आदत बन जाती है। दूसरा, आपका आर्टिकुलेशन बढ़ जाता है, आपका जो फ्लो ऑफ लैंग्वेज, आपका जो क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज बढ़ जाता है। तीसरा, जो बहुत अभी मैं जो देख रहा हूँ बहुत असेसमेंट में छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि नाइफ, KNIF होता है, KNIEF लिखते हैं, ठीक है। सबमिशन में SUBMISSI होता है, SUBMISON कर देंगे या TION कर देंगे। ऐसे बहुत सारे जो मिस्टेक्स हैं जो बेसिकली नहीं कर सकते हैं, ये अवॉइडेबल है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो आम से, कि अगर आप लिखते हो हर दिन, ये लिखने से आपका एक फ्लो बन जाता है, और ये जो छोटी छोटी आप गलतियाँ कर रहे हैं वो आपसे गलतियाँ नहीं होगी। सो मेरा एक सजेशन है कि जैसे आपने 10th पास कर लिया है, क्योंकि आपको अपेयर करना है, बिकॉज एज यूजुअल आपको पता है कि 16.5 साल के बाद में से 19 साल की एक एज लिमिट है NDA के लिए। 15.5 से 15.5 से 18.5 हो गए, पहले 16.5 थी। हाँ, अभी 16.5 से 19.5 NDA ज्वाइन करने के लिए है। हाँ, और फॉर्म भरने की 15.5 से लेकर 3.5। तो आपके नेचुरली उस समय तक आपका बहुत अच्छा टाइम होता है, जो 1 घंटे का 1 साल का टाइम होता है। तो ये जो आप, ये 6 साल में तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप 6 महीने में ही अगर आपने सिंसियरली हर दिन 2 घंटे या 3 घंटे डिवोट किया है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के लिए, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। तो मुझे लगता है सर, वो बच्चे जो डरते हैं कि मैं बिहार बोर्ड से हूँ, यूपी बोर्ड से हूँ, MP बोर्ड से हूँ, राजस्थान से बोर्ड, CBSE बोर्ड से नहीं पढ़ा,
तो मेरे चांसेस कम हो गए, उसको डाउट आज क्लियर हो गया। नहीं, ये तो वो बिल्कुल एकदम उनकी पर्सनालिटी का टेस्ट है एसएसबी, बिल्कुल। तो यानी कि उनका एक जो बिहेवियर पैटर्न है वो दिखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत वो ज़रूरी किस लेवल के हैं। तो एक जो दूसरा बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है सर, जब वो तैयारी करते हैं डिफेंस फोर्सेस की, तो बहुत बार पूछते हैं कि सर मैं क्या स्पोर्ट्स लूँ। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स नहीं लेते हैं। बहुत ये मिथ भी रहता है कि बिना स्पोर्ट्स के आपका सिलेक्शन नहीं होगा एसएसबी में, आपने कोई गेम्स नहीं खेले तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। ऐसा भी है, आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कुछ किया नहीं, रनिंग नहीं की, साइकिलिंग नहीं करी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये भी बात सत्य है कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे? रिजेक्ट नहीं, नॉट रिकमेंडेड। हाँ, नॉट रिकमेंडेड। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो, ऐसा नहीं है कि आपके वो जो चीज़ें हैं, जो पार्टिसिपेशन पार्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या स्पोर्ट्स में नहीं किया तो आप रिकमेंड ना हो, नॉट रिकमेंड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, एक बात ज़रूरी है कि अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं तो आपके डायनेमिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, कि मीन्स आप इन्वॉल्व होते हैं। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स पार्ट के अलावा भी अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व करना, थोड़े से डेंजरस स्पोर्ट्स में, एक्टिविटी में फिजिकली इन्वॉल्व करके अपने स्टेमिना को बिल्डअप करना, और जितना आप आउटडोर एक्टिविटी करते हैं उससे आपका एक आउटडोर पर्सनालिटी ग्रूमिंग होता है, जो कि बहुत रिक्वायर्ड होता है। उससे आपका एक तो आप एक स्किल सीखते हो, एक स्पोर्ट सीखते हो, नंबर 1। दूसरा, आपका स्टेमिना बढ़ता है, और तीसरा पता क्या होता है, स्पिरिट कोर मतलब कि एक कॉम्पिटिटरशिप, मतलब कि आप टीम गेम में खेलते हो, तो वो टीम गेम में खेलने से आप लोगों के बाद में जो एक बॉन्डिंग बनती है, और उसी में से तो लीडर पता चलता है। और उसी में अगर आप एक टीम कैप्टन बना जाते हो, तो आप टीम कैप्टन अगर जैसे बास्केटबॉल में 5 के साथ खेल रहे हो, या आपके 15 के प्लेयर होते हैं जिसमें आप 5 टीम में खेलती हैं, फुटबॉल में आपने 11 होते हैं, 16 की टीम होती है, 16 की बनती है, 11 खेलती है, उसमें आपका टीम कैप्टन है। तो आप कैसे अपनी टीम को रोटेट करते हो, अपने प्लेयर्स को रोटेट करते हो, कैसे आप अपने फील्ड में आके अपनी प्लेयर्स की पोजीशन को मेंटेन करते हो, और आप एक गेम जीतते हो, तो उससे आपके एक लीडरशिप क्वालिटीज निकल के आती है। तो यहीं से आपके डायनेमिज्म निकल के आती है, जो हमारे बोलता है द मेन फैक्टर ऑफ डायनेमिज्म, जिसमें कहते हैं जो हमारे 3 आते हैं, जिसमें डिटर्मिनेशन, करेज और जो स्टेमिना वाला पार्ट आता है। तो इसमें मेंटल स्टेमिना भी आता है, फिजिकल स्टेमिना भी आता है, करेज वाला पार्ट भी आता है, बिकॉज ऑब्वियसली हर मोस्ट स्पोर्ट्स डेंजरस ही होता है। चाहे अभी हम कबड्डी भी ले लीजिए, खो खो भी ले लीजिए। तो मैंने ये बोल रहा कि आपको फुटबॉल ही खेलना है, अगर आप कबड्डी खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, ये भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, या आप क्रॉस कंट्री दौड़ रहे हो, ये भी बहुत अच्छा स्पोर्ट, ठीक है। ये आपको लेकिन इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ट्रैकिंग कर रहे हो। मतलब ये है कि आपके व्यू में कोई मतलब एक नॉट रिकमेंडेड का सिंबल नहीं है, बट अगर आप स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका मेंटल और फिजिकल स्टेमिना इंक्रीज करता है, लीडरशिप की क्वालिटी निकल के आती है, जो रिकमेंडेशन के चांसेस को बढ़ा देती है, बहुत बढ़ा देती है। और दूसरा एक और चीज़ होता है जो कि वो समझ नहीं रहा है, कि देखिए आपने बोला एकेडमिक्स, तो आपको एकेडमिक्स फिर तो 95% आने चाहिए। 24 घंटे में से आपने 8 घंटे निकाल दिए, और ठीक है चलो आप रूरल बैकग्राउंड भी है, तो आपने अपने माता पिता को अपने गांव में खेती वेती के लिए 4-5 घंटे भी ढूंढे, फिर भी तो आपका समय था, फिर भी तो आप खेल सकते थे, क्योंकि फिर वो आपने समय आपने वेस्ट किया है, या तो किसी और चीज़ में जो चीज़ें फालतू थी, जो रिक्वायर्ड नहीं थी। तो हम वो देख रहे हैं कि आपकी ये जो उम्र है, जो आपकी बढ़ती उम्र है, उस उम्र में आप कितना आप इन्वॉल्व करते हो अपने आप को एकेडमिक्स में, फिर स्पोर्ट्स में, और एज यूजुअल अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हो तो ऑब्वियसली सब लोग करते हैं कि अगर फार्मर से हैं तो थोड़ा बहुत अपने पिताजी के साथ में खेतों में भी बिताते हैं, बाहर भी बिताते हैं, हेल्प करते हैं जी। ये सब चीज़ें एक ग्रोइंग फेज़ में होता है। और एक बात रखिए कि ये सब चीज़ें क्या होता है कि एक और एडवांटेज बताता हूँ, कि जो चीज़ें ये चीज़ें आपको आपके जो किड्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, सिटी को नहीं मिलता है। और रूरल बैकग्राउंड में सबसे एडवांटेज क्या होता है कि आपके पास में वो एनवायरनमेंट ही है कि जहाँ प्लेटफॉर्म ही है, जहाँ आपकी डायनेमिज्म सबसे ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर आपने उस चीज़ को अगर यूज़ कर रहे हो और आप अपने उस चीज़ से गेन कर रहे हो, ऑब्वियसली जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है और उसके स्पोर्ट्स वगैरह कुकर इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो उसके चांसेस बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। सिटी में जैसा आपने बताया स्पेस ही नहीं होता है, स्पेस ही नहीं होता, खेलने की जगह नहीं है, गलियों में घर है, कहाँ बच्चा खेले, प्रॉब्लम है उसके साथ। बट रूरल में तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा सर। एक वो बच्चे जो आज मैं बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी देखता हूँ डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, 10वीं के बाद अपना करियर बना रहे हैं, तो कितना बेनिफिशियल होता है सर अगर कोई बच्चा 10वीं के बाद डिसीजन ले रहा है कि मुझे एनडीए तो 12th और 12th के बाद होता है, अपेयरिंग से स्टार्ट हो जाता है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सैनिक स्कूल से होते हैं तो पहले ग्रुप हो जाते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में माहौल मिलता है, क्या बच्चा 10वीं क्लास से कोई फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन करता है किसी भी एकेडमी में जाके, तो क्या उसके ग्रूमिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं? आप इसको किस नज़र से देखते हैं?
बहुत अच्छा बोला, और ये मैं बोल रहा 100%। देखिए, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स में होते हैं और सैनिक स्कूल में होते हैं, RIMC में होते हैं, और कहते हैं आप ये RMS बोलते हैं, पहले इसको मिलिट्री स्कूल बोला जाता था। आई एम ऑल्सो जॉर्जियन, तो मुझे पता है कि पैसे क्या होता है कि हम 6th क्लास एडमिशन शुरू हो जाती हैं और 12th क्लास तक होती है। ऑब्वियसली बच्चों को क्या है कि एक बहुत ही रेजिमेंटेड फॉर्म में, बहुत ही डिसिप्लिन फॉर्म में रखा जाता है, तो पहले से उसकी ग्रूमिंग बनी रहती है। सुबह उठना होता है, PT करना है, ड्रिल करना है, फिर स्कूल और मतलब क्लासेस जाना है, फिर आपको शाम को आना है, स्पोर्ट्स खेलना है, कोकुलर में लेना है, प्रेप हो रहा है, प्रिपरेशन करना है, फिर रात को सोना है, सही समय में सोना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई आपको किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो वो एक रेजिमेंटल फॉर्म में क्या होता है कि आपको एक ढांचा दिया जाता है, एक तरह से एक चैनलाइज किया जाता है एक आर्म्ड फोर्स ऑफिसर बनने के लिए। वो एक पैसेज दिया जाता है, बहुत क्लीन पैसेज दिया जाता है। अभी क्या होता है कि वो चीज़ें बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से, तो उन्हें नहीं मिलता है। सारा दिन उनको काम भी करना पड़ता है, स्कूल भी जाना होता है, को-करिकुलम में जो छोटे मोटे जो स्कूल के एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होता है, अपने पिताजी के साथ में शायद काम के लिए भी जहाँ भी होता है वहाँ भी इन्वॉल्व थोड़ा सा आपको करना पड़ता है। तो लेकिन जब 10th क्लास के बाद में, तो अगर किसी पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया है कि मेरे बच्चे का अगर फ्यूचर, अगर उसने सोचा है कि एक आर्म्ड फोर्स ऑफिसर बनाना है, तो मैं चाहता हूँ कि एक फाउंडेशन कोर्स में अगर आप बच्चे को आप डाल देते हो तो 2 साल, तो मैं कह सकता हूँ क्लियर कट 3 चीज़ें होती है। पहले बात तो है कि सबसे बड़ा है कि जो पेरेंट का जो टेंशन है कि मेरा बच्चा कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, वो तो होना नहीं है। वो एक रेजिमेंट फॉर्म में आ जाता है, एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में आता है। वो चीज़ें ऐसी जो दिखता है कि आसपास जो चीज़ें उसको इंस्पायर करती है, जो कि बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स आएंगे जो रिटायर्ड होंगे, वो आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, उनके साथ में उनके बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे, उनके साथ में इन्वॉल्व होंगे, तो वो सब चीज़ें ओवर पीरियड देखते रहते हैं, तो उसका एक मेंटल बिल्डअप हो जाता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। दूसरा, एक सेम रेजिमेंटेशन जो फॉर्म होता है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स होती है, और जो चीज़ें जो एक कहते हैं एक फैक्टर जो आप नहीं मिल पा रहा था उसे, वो ऑब्वियसली उसे यहाँ मिल जाती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जिसमें उसका भागना, दौड़ना, खेल, मार्च, यहाँ पे जाना, कभी कभी किसी जगह में इन्वॉल्व कर, को-करिकुलर एक्टिविटी वहाँ पे स्पीचेस होना है, तो इसमें वो बच्चे इन्वॉल्व होना शुरू होता है। तो उसके एक ग्रूमिंग, एक एक्सटर्नल जो कहते हैं जो एक बिहेवियर पैटर्न की जो ग्रूमिंग होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी जो ऐसे मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू द ऑयल क्यूज में जो होना चाहिए, मैं जो कि नेचुरली आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिक्वायरमेंट है, वन ऑफ द कंपोनेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो उसकी वहाँ पर ग्रूमिंग होनी शुरू आती है। और ऑब्वियसली तीसरा, जिसके लिए वो मेहनत करते हैं, लोग बाहर आके लगे रहते हैं, यहाँ से कोचिंग वहाँ से करते हैं और स्कैटर्ड रहते हैं, बिकॉज आपने कभी यहाँ से मैथ सीख लिया, कभी उधर से फिजिक्स सीख लिया, कभी आपने यहाँ सीख लिया, और आपको ये सारे का सारा एक चीज़ अगर एक ही जगह में मिल जाता है तो इससे बड़ी और क्या चाहिए। मतलब क्या है कि इस चीज़ से एक पेरेंट्स का जो कहते हैं कि जो एक उनका जो स्ट्रेस है, उनका जो एक टेंशन है, वो एक आउटराइटली क्लियर हो जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई एक प्लेस मिले, एक लोकेशन मिले और एक इंस्टीट्यूट मिले और कोई एकेडमी मिले जहाँ पे आप 2 साल के लिए किसी एक फाउंडेशन कोर्स में आप किसी अपने बच्चे को आप इन्वॉल्व कर देते हैं, तो आपका जो बच्चा एक तो चलो कुछ भी नहीं आर्म्ड फोर्स जाए ना जाए, लेकिन एटलीस्ट ग्रूम रहेगा, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेगा, अपने समय को वेस्ट नहीं करेगा, और उसका जो फ्यूचर का जो गोल है वो एक तरह से एक सेट हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने भी जो चीज़ें सीखी है, NDA अगर आप 12th के बाद करते हैं तो टाइम कम होता है सीखने का। 6 महीने में पेपर भी है, अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है, फिर एग्जाम सामने आ जाते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो 1.5 महीने बाद SSB लगी हुई है। अब 1.5 महीने में बच्चा लिखना नहीं सीख पाया सर, स्टेज पे हिंदी में नहीं बोल पाता है, अंग्रेजी कैसे बोलेगा सर वो 1.5 महीने में। ये आपकी एक और चीज़ में बोला, ये जो आपने बोला था जो फाउंडेशन कोर्स होता है, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि और जो भी एस्पिरेंट्स हैं कि बोलते हैं कि आते हैं असेसमेंट कर, सर बिहेवियर चेंज करना है, ये 2 मिनट्स का मैगी नहीं बन रहा है। बिल्कुल सही। ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। आपके बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं वो हर समय धीरे धीरे, एक पेड़ देखा आपने बढ़ता है, तो पेड़ जो होता है 2 डायरेक्शन से बढ़ता है, आपने देखा होगा। एक होता है कि जो ऊपर की तरफ बढ़ता है और एक नीचे की तरफ बढ़ता है। जितना नीचे जाके बढ़ता रहेगा तभी तो उतना अच्छा ऊपर पड़ेगा और फल देगा। तो इनका एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। आप पेड़, हवा, ये सब चीज़ें आती रहती है, वो उसको इंग्रेडिएंट्स बढ़ती रहती है और धीरे धीरे पेड़ बढ़ता रहता है, फूलता रहता है। जितना पेड़ जितना टाइम लेता है बढ़ते बढ़ते, जैसे आप देखा, आपने बरगद का पेड़ देखा, पीपल का पेड़ देखा, जितना टाइम ले, जितने उसके रूट्स डीप होते जाएंगे वो पेड़ उसी तरह से खड़ा रहेगा। आपने देखा कितने ही तूफान आ जाए, कितने भी बारिश हवा आ जाए, वो पेड़ डगमगाए नहीं। आपका फाउंडेशन बन रहा है, फाउंडेशन कोर्स है। और अगर आपका फाउंडेशन कोर्स में क्या है कि वो जो आप वो प्रोसेस में आते हो, तो हर दिन
आपका एक हर दिन फाउंडेशन कोर्स में एक लर्निंग फेज है। आप कुछ ना कुछ हर दिन सीखे रहे, इट्स अ टेक अवे, और वो सीखे जो आप इकट्ठा करे जा रहे हो, चाहे आपने एक छोटी सी सीखी हुई जो ली है वो इकट्ठा होते होते कहते हैं ना कि आपका किटी एक ईएमआई आपने डाला, गुल्लक बोलते हैं, 1-1 रुपये डाला, करते करते पता नहीं गुल्लक में आपने फिर एक बढ़ते बढ़ते एक दिन पता भी नहीं चलेगा वो लाखों रुपए हो गए। रुपए की बात कर रहे तो मैं इसको फाइनेंशियल गेन को पता, लेकिन यही गुल्लक में आप एक एक अपने चीज़ें डालते रहोगे, अपनी जो कला डालते रहो, स्किल डालते रहोगे, करते करते एक दिन वही अंग्रेजी आपने जो 1-2 लाइन सीखी थी वहाँ से, जब तक आप 12वीं कक्षा के बाद निकलोगे आप ऑलरेडी एक बना बनाए ग्रूम्ड कैंडिडेट हो गए, जो कि आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो एक एसएसबी के लिए, रिटर्न के लिए प्लस एसएसबी के लिए। जी सर। सो दिस इज आई कैन से कि एक फाउंडेशन बिल्डअप कोर्स जो अगर कोई प्रोवाइड करता है तो इससे बड़ा उपयोग कुछ नहीं। आपने बहुत डिटेल में समझाया, और क्योंकि आप ही इतना डिटेल में बता सकते हैं क्योंकि वो टेस्टिंग प्रोसीजर आपने देख रखी है, एग्जैक्टली कैसा बच्चा चाहिए, कितने समय में वो ग्रूम हो सकता है, तो वो एकदम आपको एग्जैक्ट उस चीज़ का आइडिया है। सर अगर मैं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में आपसे पूछूं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है आप यहाँ बच्चों की टेस्टिंग करते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, ऐसा करना, सुबह से शाम तक बच्चों के साथ लगे रहते हैं, तो आपको किस नज़र से एक वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी दिख रही है और बच्चों को इसको किस नज़र से लेना चाहिए? मुझे तो अगर देखा जाए तो अगर मुझे जो मौका दिया है एज ए डायरेक्टर गुलाब साहब ने दिया है, तो मुझे करीब 6-7 टाइम मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि मैं करीब 600-700 बच्चों को मैं एक मोटिवेशन लेक्चर दे सकूं, और मैंने जितना जोश देखा है बच्चों में, जितना मैंने वो डायनामिज्म देखा है, तो मुझे एक तरह से उसका एक रिफ्लेक्शन मिला हुआ है कि ऑब्वियसली जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए एकेडमी में वो बहुत ही सजग है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, और एक बहुत वेल टू डू इस्टेब्लिश फाउंडेशन कोर्स आपके एकेडमी ने एक स्ट्रक्चर किया हुआ है। और आई कैन सजेस्ट डैट कि पीपल हो जिसके भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि अपने बच्चे को 2 साल का डेडिकेट फाउंडेशन कोर्स देना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए। वॉरियर में बहुत स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों का क्या है कि जो फीडबैक दिखता है, द वे दे रिस्पॉन्ड, द वे दे व्हेन यू गो इन इंटरेक्ट विद देम, द वे दे रिस्पॉन्ड, जैसे आपके साथ बात करते हैं तो उससे रिस्पॉन्स से पता चल जाता है कि काफ़ी जोश है बच्चों में, बहुत ही मोटिवेशन है लोगों में, बच्चों में। वो मोटिवेशन से पता चलता है कि ये इसके कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं और आए हैं, और वॉरियर ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। सो मैं 100% बोल सकता हूँ कि फाउंडेशन कोर्स जो आपने दिए हैं वॉरियर्स ने बहुत ही उत्तम है, और बस इसके बाद थैंक यू सर अप्रिशिएट करने के लिए।